हेलो। आज हमारा जो टॉपिक है, शक शासन के बाद भारत में कुषाण साम्राज्य, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और कुषाण भी शक के तरह विदेशी थे, और कुषाणों में जो इनका एक शासक हुआ था कनिष्क, वही जो है इतिहास में पर्याप्त स्थान पा पाया है। लेकिन कुषाण जात क्या थी, या कुषाण लोग कौन थे, और इनका मूल स्थान कहाँ पर था, उसके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। कुषाण शासन के बारे में या कुषाणों के जात के बारे में अध्ययन करने के लिए हमको काफ़ी पाठ्य सामग्री कई पुस्तकों से एकत्रित करनी पड़ी है। तो हम आज आपको बताते हैं कि कुषाण साम्राज्य या कुषाण शासन क्या था। अगर हम कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं तो भारत के इतिहास में इनके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती। कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास का जो ज्ञान या उनके इतिहास की जो जानकारी का स्रोत है, वो है चीन, या चीनी स्रोत जो है वही जो है कुषाण शासन के बारे में हमको बताते हैं। तो कुषाणों के बारे में जानकारी के लिए हमको जो निर्भर रहना पड़ा, वो चीनी स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ा है। चीनी ग्रंथ है जो कि पानकू द्वारा रचित है, और सीएन हानशू ये जो रचित है पानकू द्वारा, ये चीनी ग्रंथ है, और पानकू ने इसको लिखा था। ये पानकू लेखक हैं, और पुस्तक का नाम है शिएन हानशू। इसी तरह फान के द्वारा एक रचा गया है जिसका नाम है हाउ हानशू। ये जो है फान द्वारा रचा गया है, तो फान ए द्वारा। तो इनके द्वारा हमें जो है हनवंश और उसके बाद के हनवंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसी पुस्तक में पानकू के ग्रंथ में एक यूची जाति का, जो शक और हूरों के साथ तथा पर्थियन राजाओं के साथ संघर्ष करता है, उसका अध्ययन मिलता है। पानकू के ग्रंथ में हमें एक यूची जाति का विवरण मिलता है, और इस जात के बारे में यह बताया गया है कि इसने हूणों से, शकों से और पर्थियन राजाओं के साथ में संघर्ष किया था। तो कुषाण के बारे में जानकारी करने के लिए हमको जो सबसे पहला मूल मिलता है वो यूची जाति। यूची एक जाति थी जो 5 कबीलों में बटी थी। यूची को 5 कबीलों में बांटा गया था, या 5 कबीलों का एक संयुक्त ये जाति थी जिसे यूची जात कहते थे। पानकू के ग्रंथ का जो समय है वो 25 ईस्वी से 125 ईस्वी के यूची जाति का उल्लेख इस पुस्तक में मिला है। और जो यूची जाति थी वो खाना बदोश जाति थी। ये जो खाना बदोश कबीला था, ये पशुओं की रेहड़ रखता था। रेहड़ का मतलब पशुओं के समूह को पालता था। चीन के पश्चिम में स्थित चारागाह में ये यूची जात के खाना बदोश लोग अपने जानवरों को चराया करते थे। धीरे धीरे चारागाह सूखने लगे, और चीनी साम्राज्य में चारागाह की तलाश में यूची जात के लोग चीनी क्षेत्र में प्रवेश करने लगते हैं, और वहां पर वो चारागाह ढूंढने के साथ साथ मौके पर चीन के साम्राज्य में
समय समय पर संपत्ति को लूटने का भी कार्य करते हैं। जब उनका चारागाह समाप्त होता है तो वो जो ये क्षेत्र है, ये चीन के पश्चिम क्षेत्र में रहता है, वहां पर चारागाह में जानवर चराया करते हैं और वहां पर हरे मैदान के साफ होने पर वो चीन के साम्राज्य में एंट्री करते हैं और मौका पा करके वहां पर वो लूटपाट का भी काम करने लगते हैं। यही कारण था कि चीन के शासक हुआंग टी ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में चीन की महान दीवार का निर्माण कराया था। चीन की जो दीवार है उसका निर्माण कराया था हुआंग टी ने, या हुआंग टी बोलते हैं, और यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में कराया गया था। इनके द्वारा जो ये दीवार का निर्माण हुआ था, ये इसी यूची जात से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए हुआ था। जब यूची जात के लिए उन्होंने चीन की दीवार बनवा दिया तो उन्होंने अपने पशुओं को लेकर के चीन के दक्षिण पश्चिम सीमा की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये यूची जात का एक प्रारंभिक जीवन था कि वो एक कबीला था और जानवरों को चराने का कार्य करता था। यूची कबीला में कुई शुआंग जात जो है सबसे शक्तिशाली थी। कुई शुआंग ही बात को बिगड़ करके कुषाण नाम से प्रसिद्ध होता है। इसका जो शासक होता है कुजूल कड़फिसेस, वो अन्य कबीलों को हरा करके एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करता है। कुषाण वंश के अगर हम देखते हैं, प्रथम जो 2 शक्तिशाली राजाओं का अध्ययन है वो इन्हीं चीनी ग्रंथों में मिलता है। इसके अलावा पहलो शासक जिसको कि हमने आपको बताया था गोंडो फर्नी, जिसको हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है, उसका जो अभिलेख है तख्ते वाही अभिलेख, उसमें भी कुषाण जाति का उल्लेख मिलता है। कुषाण जाति के इतिहास का एक स्रोत और है, वो है उनके सिक्के। भारत में भी सर्वप्रथम कुषाणों ने ही स्वर्ण सिक्के चलाए थे और स्वर्ण सिक्के जो भारत में सबसे पहले चलाया था उसका नाम था विम कड़फिसेस। इसको ही भारत में स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय है। स्वर्ण सिक्के इसने चलाया था और भारत में चलाया था विम कड़फिसेस ने। तो कुषाणों की जो उत्पत्ति है उसके बारे में एक प्रश्न चिन्ह है और ये माना जाता है कि कुषाण भारतीय नहीं थे, ये यूची जात के ही 5 कबीलों में से एक कबीले के व्यक्ति थे और ये लोग चीन के सीमावर्ती क्षेत्र कांसू और निक्सिया में निवास करते थे। 165 ईसा पूर्व के आसपास हूण नामक जात से पराजित होने के पश्चात ये लोग अपना मूल स्थान छोड़ करके दक्षिण पश्चिम की ओर चले जाते हैं। वहां पर इली नदी में ये निवास करने वाली ऊ सुन जाति को पराजित करते हैं और उसके राजा की हत्या करते हैं। हूण से पराजित होने के बाद ये इली नदी घाटी में जाते हैं और ऊन सू जाति को पराजित करते हैं और उसके राजा की ये हत्या करते हैं। पराजित ऊसून जात, ऊन सुजात जो है वो भाग करके हूणों के राज्य में शरण लेती है। इसी जगह से यूची जाति के 2 खंड हो जाते हैं। जो 2 खंड होते हैं उसमें से एक छोटी शाखा निकलती है और छोटी शाखा वहां से निकल करके दक्षिण की ओर तिब्बत की सीमा में बस जाती है। यूची जात की जो बड़ी शाखा होती है जिसे कि मुख्य शाखा कहते हैं, ये दक्षिण पश्चिम से बढ़ती हुई सीर दरिया के क्षेत्र में चली जाती है और वहां पर शक जाति से इसका टक्कर होता है। शक लोगों को खदेड़ करके ये वहीं पर रहने लगते हैं। देखिए बहुत
पॉइंट की बात है कि जो यूची जात की छोटी शाखा है वो तो तिब्बत की सीमा पर जाकर के रहने लगती है और वहीं पर वो अपने को सीमित कर लेती है। लेकिन जो बड़ी शाखा है वो दक्षिण पश्चिम चीन से हटती हुई सील दरिया के क्षेत्र में जाकर के शकों को पराजित करती है और उनको खदेड़ करके वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन ये उनके अच्छे दिन बहुत दिन तक नहीं रहते हैं। सील दरिया घाटी में जब वो निवास करते हैं उसी समय ऊन सू जात, जिसको सबसे पहले इन्होंने हराया था, वो लोग जिनके राजा की हत्या भी इन लोगों ने किया था, वो हूणों की सहायता से यूची जात पर सील दरिया क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और यूची जाति को परास्त करते हैं। यहां से यूची जाति भाग जाती है और बैक्ट्रिया क्षेत्र में पहुंचती है, जिसको कि वाहिका नाम दिया गया है या बैक्ट्रिया बोलते हैं। तो यहां से पराजित होकर के यूची जात बैक्ट्रिया क्षेत्र में पहुंचती है, वहां के निवासियों को यह आसानी से पराजित करती है और वहीं पर वो अपने सबसे पहले राज्य की स्थापना करती है। 125 ईसा पूर्व के आसपास चांग किएन नामक एक चीनी राजदूत ने यूची राज्य के शासनकाल में उनके राजधानी की यात्रा को किया था और वहीं से उसने अपने संस्मरण को इकट्ठा किया था, जिससे कि यूची जात के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बैक्ट्रिया में राज्य स्थापित करने के बाद यूची जात खानाबदोश नहीं रह जाती है। पशु को चराने का कार्य समाप्त हो जाता है, बल्कि अब उनका एक अपना राज्य हो जाता है और इनका जो साम्राज्य है वो 5 भागों में बंटता है। जो पहला साम्राज्य 5 भाग का होता है वो होता है हियूमी। हियूमी ये संभवतः माना गया है कि पामीर के पठार और हिंदकुश के बीच का बसा हुआ वाकहान प्रदेश था। अगला जो इनका पार्ट होता है, साम्राज्य का विभाजन होता है, वो सुआंगमी होता है। मी, इसको तो माना गया कि ये पामीर के पठार और हिंदकुश के बीच का वाकहान प्रदेश था और सुआंगमी को वाकहान और हिंदकुश के बीच में स्थित चित्राल प्रदेश को माना गया है। अगला होता है कुई सुआंग जो क्षेत्र होता है ये पंजबीर और चित्राल के बीच का बसा हुआ क्षेत्र होता है। फिर होता है हीतुन। यही 5 पार्ट पहले यूची जात के साम्राज्य में बढ़ते हैं और होता है हीतुन। इसे हिततुन भी बोला गया है और ये पंजबीर में स्थित पाखान क्षेत्र का जो पार्ट है वो हीतुन के नाम से प्रसिद्ध होता है। और अगला होता है काओफू। ये जो क्षेत्र होता है इसको काबुल का क्षेत्र माना गया है। तो जो यूची जात की जो 5 जातियां हैं वो इन क्षेत्रों में धीरे धीरे अपने साम्राज्य को स्थापित करती हैं। हियूमी, आंगशु, कुईसुआंग, हिंतुन या हिदतुन और काओफू, इन 5 जातियों में यूची साम्राज्य बटा रहता है और इस विभाजन में लगभग 100 साल तक यूची जात अपने अपने क्षेत्र में राज्य करती है। इस विभाजन के 100 वर्ष बीतने के पश्चात कुईसुआंग जो जाति होती है उसका जो सरदार होता है या सामंत होता है उसे यावगु बोलते हैं। वो जो है अन्य 4 राज्यों को धीरे धीरे पराजित करके अपने सीमा क्षेत्र में मिला लेता है और इस प्रकार से कुईसुआंग इन 5 का एक सामूहिक शक्तिशाली राज्य बन जाता है। ये कुईसुआंग ही कुषाण कहलाते हैं और इसका जो सरदार इन 5 राज्यों का एकीकरण करता है उसे कियूत, सियू
क्यों कहते हैं और इसका जो मतलब माना गया है उसका है कि कुजूल या कुशला, और यही कदफिसेस प्रथम की उपाधि को धारण करता है। कुइशुआंग का वही राजा कदफिसेस प्रथम की उपाधि को धारण करता है। तो कुषाणों में जो सबसे पहले हमको अध्ययन करना है वो कुइशुआंग या कुषाण जाति के कदफिसेस या कुजूल कदफिसेस के ही, उससे हमें कुषाण वंश के बारे में जानकारी मिलती है, या वही इसका एक सबसे पहला शक्तिशाली शासक होता है, कुजूल कदफिसेस। और यही ऐसा शासक होता है जो 5 जातियों को पराजित करके सामूहिक एक जाति बनाता है और अपने राज्य के नाम पर वो कुषाण कहलाता है। कुजूल कदफिसेस कुषाण इतिहास में प्रथम सर्वप्रसिद्ध नाम है। इसकी विजयों का जो उल्लेख है, इसके जीत का उल्लेख है, इसके द्वारा जो अपने साम्राज्य को बड़ा बनाया जाता है, इसका उल्लेख पानकू के हाउ हांसू ग्रंथ में किया गया है, जहां से हमें कुषाणों के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये यूची जाति का एक खाना बदोश से एक शासन तंत्र बनने का इतिहास होता है। कुजूल कदफिसेस के कुछ सिक्के भी प्राप्त होते हैं और ये माना जाता है कि प्रारंभ में कुजूल यवन नरेश हर्मियस के अधीन एक सामंत या शासक होता है। बाद में स्वतंत्र होकर के वो अपने राज्य की स्थापना करता है और कुजूल के ही समय में कुषाण साम्राज्य संपूर्ण अफगानिस्तान में और गांधार प्रदेश तक फैल जाता है। पार्थिया और काबुल पर विजय प्राप्त करने के कारण ये पश्चिम के क्षेत्र का एक शक्तिशाली राज्य बनता है और इसके व्यापारिक संबंध पश्चिमी विश्व से हो जाते हैं। कुजूल ने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। कुजूल कदफिसेस द्वारा केवल तांबे का सिक्का चलाया गया था। इसके सिक्कों पर धर्मथीदस या धर्मथित नाम उल्लेख मिलता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कुजूल कदफिसेस ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कुजूल का जो शासन काल है वो 15 ईस्वी से 65 ईस्वी के बीच माना जाता है, अर्थात माना जाता है कि इसका शासनकाल लगभग 50 वर्ष तक रहा है और 80 वर्ष की आयु में कुजूल कदफिसेस की मृत्यु होती है। इसके बाद जो कुषाणों का दूसरा राजा है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसका नाम है विम कदफिसेस। यही कुजूल कदफिसेस का इतिहास है जो मैंने आपको बताया। इसके जो अगले राजा का नाम मिलता है वो विम कदफिसेस मिलता है। विम कदफिसेस को कदफिसेस द्वितीय भी कहा गया है। इसके कुछ सिक्के भीटा में, कौशाम्बी में, बक्सर में और बसाड़ जो कि बिहार क्षेत्र में है वहां पर प्राप्त होता है। इसके सिक्कों के पृष्ठभाग पर खरोष्ठी में महाराज, राजाधिराज, राउश, सर्वलोक, ईश्वरस, महीश्वरम, विम कदफिसेस तत् रस उत्कीर्ण मिलता है। इससे यह पता चलता है कि यह अपने समय का एक शक्तिशाली राजा था। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि कुजूल कदफिसेस की भांति ये बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, ये शैव मत का अनुयायी था। इसने चूंकि इसका जो हमने आपको बताया कि इसने उपाधि धारण किया था, उसने महीश्वरम शब्द आया है, तो इससे पता चलता है कि ये शैव में धर्म के प्रति ये ज्यादा आकर्षित था और इसने महेश्वर की उपाधि को धारण किया था। इसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। जो सोने के सिक्के चलाने का श्रेय है वो विम कदफिसेस को ही है।
और सोने के विशुद्ध या शुद्ध सिक्के चलाने के कारण ये माना जाता है कि विम कड़फिसेस का जो राज्य था वो अत्यंत समृद्धशाली राज्य था। मथुरा के पास एक स्थान है माट, वहां पर एक सिंहासन पर विराजमान एक विशाल मूर्ति मिली है जिस पर महाराज राजाधिराज देवपुत्र कुषाण पुत्र शाही वेम तक्षम लिखा है। इससे पता चलता है कि ये उपाधि विम कड़फिसेस की ही थी। स्वेटरगेसेस नामक एक सामंत भी इसके अधीन शासन करता था, क्योंकि कुषाणों के इतिहास में जब सिक्के ढूंढे जाते हैं तो उसके भी कुछ ऐसे सिक्के मिलते हैं। इससे पता चलता है कि इसके अधीन कई सामंत भी थे। तो इस प्रकार से जो कुषाणों का जो शासन है वो कुजूल कड़फिसेस और विम कड़फिसेस के ही स्रोत से हमें प्राप्त होता है, अर्थात इन्हीं के सिक्कों से हमें प्राप्त होता है। इसका जो सामंत है जिसे कि स्वेटरगेसेस बोला गया है वो पंजाब क्षेत्र का सामंत होता है। उसकी कोई निश्चित पहचान नहीं प्राप्त होती है, लेकिन ये माना जाता है कि उसके द्वारा तक्षशिला में अपना शासन किया गया था और उसके द्वारा विम कड़फिसेस की मृत्यु के पश्चात अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी। इसी कारण उसने अपने नाम से कुछ सिक्के चलाए थे। तो ये कुषाणों का दो राजाओं का जो इतिहास है, जो ऐतिहासिक ग्रंथों या ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलता है, यही हमें प्राप्त होता है। लेकिन कुषाणों के राजाओं में जो सबसे प्रसिद्ध नाम होता है वो होता है कनिष्क का। कनिष्क कुषाणों से इसको हम जोड़ते हैं, लेकिन कनिष्क के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है कि ये कुषाण शासक ही था। बस इसको एक कल्पना की जाती है कि ये कुषाण शासक था। इसलिए यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि कनिष्क किस वंश का शासक था, लेकिन जो भी था ये एक शक्तिशाली शासक था और इसे कुषाण में ही माना जाता है, इसलिए इसे हम कुषाण से ही जोड़ करके इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके कुषाण होने के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। भारतीय इतिहास में हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि कनिष्क के 12 अभिलेख और बहुत से ऐसे सिक्के मिले हैं जिसके बारे में हमें कनिष्क के साम्राज्य या उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन कनिष्क के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये कुषाणों का ही वंशज था, इसके बारे में मात्र अनुमान ही लगाया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि यह यूची जात की जो एक छोटी शाखा थी जो कि मौके पर तिब्बत की सीमा पर रुक गई थी, उसी शाखा से ये संबंधित था। लेकिन चीनी ग्रंथ जो मानते हैं उसे ये यूची जात की बड़ी शाखा से मानते हैं, लेकिन इसके राज्यारोहण की कोई तिथि निर्धारित नहीं है। कहीं कहीं पर इसे ये भी डाउट है कि ये कुजूल कड़फिसेस या विम कड़फिसेस से पहले का था या बाद का शासक था। इसके राज्यारोहण की तिथि निर्धारित न होने के कारण ये एक विवाद का विषय रहा है कि कनिष्क कुषाण राजाओं में जो प्रसिद्ध दो राजा कुजूल कड़फिसेस और विम कड़फिसेस थे उनसे पहले का है या बाद का है। कुछ विद्वानों ने यह माना है कि कनिष्क उन दोनों राजाओं से पहले बैठा है और इसने विक्रम संवत चलाया था। लेकिन उनके जो कथन हैं वो इस आधार पर फेल मान लिए जाते हैं क्योंकि जब तक्षशिला की खुदाई की गई थी तो उसमें कनिष्क के परिवार के जो अभिलेख या जो सिक्के मिले हैं वो ऊपर मिले हैं और उसके नीचे की सतह पर कुजूल कड़फिसेस आदि परिवार की मुद्राएं मिलती हैं। तो माना जाता है कि जो पहले था उसका जो है जो साक्ष्य है वो जमीन में नीचे के स्तर पर रहा होगा। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि कनिष्क
बिम कडिफिसेस के बाद का शासक था। इस हिसाब से उन विद्वानों का यह कथन सही सिद्ध नहीं होता है कि कनिष्क कुजूल कडफिसेस के पहले का शासक था, चूंकि उसके जो अभिलेख हैं वो कुजूल कडफिसेस के अभिलेखों से ऊपर जमीन के सतह पर मिले हैं। भारतीय इतिहासकार आरसी मजूमदार के द्वारा यह माना गया है कि कनिष्क 248 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, जिसने त्रैकुटक कलचुरी छेद संबंध का प्रवर्तन किया था। लेकिन इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं या हमने अध्ययन किया है तो पाया है कि कनिष्क के 98 वर्ष में, अगर हम कनिष्क के 98 साल बाद ही मथुरा में कुषाण वंश का वासुदेव नामक शासक राज्य करता था। और वासुदेव के शासनकाल को अगर हम त्रैकुटक कलचुरी और छेद संबंध में जोड़ते हैं तो 248 प्लस 98 346 ईस्वी में वासुदेव का शासन पाया जाता है। लेकिन गुप्त अभिलेखों का आगे जब हम भविष्य में अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि 346 ईस्वी के पहले ही मथुरा पर गुप्त शासकों का शासन हो गया था। अगर मथुरा पर 346 ईस्वी के पूर्व ही वासुदेव गुप्त शासकों का शासन हो गया था तो वासुदेव को 346 ईस्वी में मथुरा का शासक नहीं मानता जा सकता है। और इस हिसाब से कनिष्क का 248 ईस्वी में गद्दी पर बैठने का जो सिद्धांत लागू किया गया है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। पुराणों ने भी ये कहा है कि गुप्तों से पहले ही भागवंश या वासुदेव या कनिष्क का शासन रहा है, इसलिए ये सिद्धांत माना नहीं गया है। अब कनिष्क के शासन के बारे में दो आधार पाने के बाद इसके शासन का कोई स्पष्ट प्रमाण न होने पर कनिष्क के शासन की समस्या पर विचार करने के लिए 1913 में और 1968 में कनिष्क के शासन का कोई स्पष्ट प्रमाण न होने पर 1913 में और 1968 में लंदन में दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कई इतिहासकार और भूगर्भ शास्त्री या जो इनके इतिहासकार लोग हैं ये इनका अध्ययन करते हैं कि इनकी सहमति के आधार पर कि कनिष्क का शासन कब हुआ था, ये सम्मेलन आयोजित होता है। लेकिन प्रथम सम्मेलन में कोई आम सहमत नहीं बनती है। द्वितीय सम्मेलन में 78 ईस्वी के आसपास कनिष्क का शासन माना जाता है और जब उसका समापन भाषण होता है तो एएल वासम द्वारा कनिष्क के राजरोहण की तिथि को 78 ईस्वी मानने के पक्ष में एक तर्क दिया जाता है, जिसके अनुसार कनिष्क की तिथि को अगर हम 78 ईस्वी नहीं मानते हैं तो यह बता सकना अत्यंत कठिन होता है कि पंजाब और गांधार किस संबंध के अधीन रहे हैं या वहां पर कौन सा संबंध प्रचलित रहा है। अगर हम भारतीय इतिहास में देखते हैं तो संपूर्ण उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में लंबे समय तक ये शक और कुषाणों के अधीन रहा है और यहाँ पर शक संबंध का प्रचलन रहा है। और उपरोक्त इन दोनों क्षेत्रों में जो कि पंजाब और गांधार हैं, यहाँ पर इनके प्रमाण नहीं मिलते हैं। यदि कनिष्क के लेखों की तिथि को शक संबंध से मिलाया जाता है तो हमें पंजाब और गांधार क्षेत्र में संबंध का अभाव नहीं दिखाई पड़ता है और शक संबंध से वो मेल खाता है। इस हिसाब से माना गया है कि कनिष्क 78 ईस्वी में भारत का या इसका राजारोहण हुआ था। कनिष्क के राजारोहण का फिलहाल कोई स्पष्ट प्रमाण न मानने पर जो आम सहमत बनी है द्वितीय सम्मेलन में लंदन में 1968 में, ये माना गया है कि 78 ईस्वी में ही इसका राजारोहण हुआ था। ये तो इसके राजारोहण की बात है। लेकिन कनिष्क के बारे में जब इतिहास में अध्ययन किया जाता है तो पाया जाता है कि कनिष्क अपने समय का एक महान विजेता था, जिसने साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। वाराणसी के पास सारनाथ में कनिष्क के शासन के तीसरे वर्ष का एक उल्लेख
अभिलेख मिलता है। बिहार और उत्तर बंगाल में भी इसके काफी संख्या में सिक्के मिलते हैं। इसी प्रकार से श्री धर्मपिटक निदान सूत्र के चीनी अनुवाद से पता चलता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा पर आक्रमण करके उसको बुरी तरह से परास्त किया था। हर्जाने के रूप में पाटलिपुत्र के शासक से उसने एक बड़ी रकम की मांग की थी, लेकिन पाटलिपुत्र के शासक ने अश्वघोष लेखक, महात्मा बुद्ध का एक भिक्षा पात्र और एक अद्भुत मुर्गा उसको उपहार में दे करके अपनी जान छुड़ाई थी, अर्थात इतने से उसे संतुष्ट कर लिया था। पाटलिपुत्र के शासक ने कनिष्क को भारी हर्जाने की रकम ना दे करके अश्वघोष लेखक, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अद्भुत मुर्गा दिया था और उसी से वो संतुष्ट हो गया था। पाटलिपुत्र की खुदाई में कुषाण के कुछ सिक्के मिलते हैं और सिक्कों का इसी प्रकार का एक ढेर बक्सर, जो कि भोजपुर जिला में है, वहां पर भी प्राप्त होता है। वैशाली और कुम्हरार क्षेत्र से भी कुषाणों के सिक्के मिलते हैं। बिहार ये जो दिखाते हैं, इससे पता चलता है वैशाली में या कुम्हरार क्षेत्र में सिक्के मिलने से कि कनिष्क का शासन बिहार में भी था। बिहार के आगे बंगाल में ताम्रलिप्त में, महास्थान में, उड़ीसा के मयूरभंज जिला में, बालगढ़ में, पुरी जिला में, यहाँ पर भी कनिष्क के हमें सिक्के मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया के खैराडीह नामक स्थान की खुदाई पर समृद्धशाली कुषाण कालीन एक बस्ती का भी पता चलता है। घाघरा नदी के तट पर स्थित ये नगर उस समय का एक व्यापारिक केंद्र रहा होगा। कौशाम्बी और श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां मिली हैं, उनमें उनके जो पैरों की या चरण की चोटियों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में भी कनिष्क के शासन का उल्लेख मिलता है। कनिष्क का इसी प्रकार से एक मुहर कौशाम्बी में भी मिलती है। तो ये इतने ऐसे अभिलेख हैं जिससे कनिष्क के साम्राज्य के विशालता का हम अध्ययन करते हैं कि उसका साम्राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र तक फैला था। कनिष्क के बारे में एक जानकारी और मिलती है, वो है उसका चीन के साथ युद्ध। कनिष्क का चीन से भी युद्ध हुआ था। इसका जो कहानी है वो ये है कि कनिष्क ने उस समय चीनी सेनापति पान चाऊ उसके पास संदेश भेजता है और हनवंशी राजकुमारी से अपने विवाह की मांग करता है। पान चाऊ उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। खिन्न होकर के कनिष्क चीन पर आक्रमण करता है, लेकिन इस आक्रमण में चीन विजयी होता है, कनिष्क असफल होता है। पान चाऊ की सेना द्वारा कनिष्क की सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। कनिष्क ने स्वयं अपने अभिलेखों में इस बात की घोषणा किया है कि मैंने उत्तर का मतलब चीन, कि मैंने उत्तर दिशा को छोड़ करके अन्य तीनों दिशाओं को जीत लिया था। हालांकि बाद में कनिष्क द्वारा इस पराजय का बदला लिया जाता है और मारकंद और खोतान और कासगढ़ क्षेत्र को जीता जाता है। चूंकि खोतान के एक पांडुलिपि में बहलक और बैक्ट्रिया के शासक चंद्र कनिष्क का उल्लेख मिलता है, इससे पता चलता है कि खोतान क्षेत्र कनिष्क द्वारा जीता गया था। कनिष्क के शासन में अगर हम 11वें वर्ष का हमें एक ऐसा अभिलेख मिलता है जो कि शुई बिहार क्षेत्र में मिला है, जिसमें निचली सिंध नदी घाटी पर भी उसके विजय की पुष्टि होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो जो कनिष्क का साम्राज्य है वो काफी विशाल होता है। और पेशावर या पुरुषपुर जिसको कि पेशावर बोलते हैं, वो कनिष्क के विशाल राज्य की राजधानी होती है।
पेशावर कनिष्क के राज्य की राजधानी होती है। इसे पुरुषपुर भी बोला गया है। कनिष्क ने देवपुत्र एवं महाराज राजाधिराज देवपुत्र की उपाधियों को धारण किया था। चीनी सम्राट अपने को स्वर्गपुत्र कहते थे। इससे पता चलता है कि कनिष्क द्वारा उपाधियों को धारण करने में चीन के शासकों का अनुसरण किया गया है। प्रयाग के एक लेख से पता चलता है कि कनिष्क द्वारा देवपुत्र के अलावा वाही और साहानुशाही की उपाधि भी धारण की गई थी। वाही और साहानुशाही की उपाधि भी कनिष्क के द्वारा धारण की गई थी, जो इसके सामंत या स्वामी होने का सूचक है। और इससे पता चलता है कि इसके काल में ही सामंतीकरण की प्रक्रिया चालू हो गई थी। कनिष्क का जो सैनिक अभियान है वो बहुत उत्कृष्ट कोटि का रहा है और पूरे साम्राज्य का विस्तार कनिष्क द्वारा अपने सैनिक शक्ति के बल पर ही किया गया है। लेकिन कनिष्क की जो सैनिक शक्ति थी वो अस्थायी नहीं रह सकी थी। कनिष्क के जैसे प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है, उसी तरह से कनिष्क के अंतिम जीवन के बारे में भी कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो उल्लेख मिलता है उससे पता चलता है कि इसके अत्यधिक लोलुपता के कारण, इसकी निर्दयता के कारण, इसकी महत्वाकांक्षा के कारण, लगातार युद्ध में लगे रहने के कारण इसकी प्रजा इससे असंतुष्ट रहती है और उनके अंदर काफी क्रोध भरा रहता है। निरंतर युद्ध में लगे रहने के कारण इसके सैनिक भी इससे तंग आ जाते हैं और उनके अंदर इसके प्रति एक आंतरिक विद्रोह चलता रहता है। एक बार जब वह सैनिक अभियान पर जा रहा था तो रास्ते में बीमार हो जाने के कारण वो जब आराम कर रहा था तो उसी समय इसके क्षुब्ध सैनिकों द्वारा इसके मुंह को लिहाफ से ढक करके इसको मुकदरों से पीटा जाता है और मुकदरों की पिटाई से ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कनिष्क का जो शासन है वो 23 वर्ष का मिलता है और 101 ईसा पूर्व के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। कनिष्क के अगर इन जो इसके अभियान या इसके साम्राज्य के बारे में हम मूल्यांकन अगर करते हैं तो ये पाते हैं कि वो एक ऐसा विदेशी शासक था जो अपने राज्य को विशाल राज्य में बनाने में काफी सफल रहा है और एक सामान्य पद से उठ करके वो एक विशाल साम्राज्य का शासक बना था और भारतीय संस्कृति को भी उसने अपने में समाहित किया था। तो कनिष्क के इन्हीं उपलब्धियों के कारण भारत के इतिहास में कनिष्क को काफी सम्मान की नजर से देखा जाता है। कनिष्क के पश्चात उसका पुत्र वाशिष्ठ कुषाण वंश का राजा बनता है और वो 4 वर्ष तक शासन करता है। उसका जो शासन काल है वो 102 से 106 ईस्वी का रहता है। वाशिष्ठ के बाद इसका पुत्र हुविस्क जो है वहां का कुषाण वंश का शासक बनता है और इसके शासन काल के समय में जो कुषाणों का राज्य का केंद्र पेशावर होता है वो हुविस्क के समय में मथुरा हो जाता है। उसका लगाव भी ब्राह्मण धर्म की तरफ होता है क्योंकि उसके सिक्कों पर शिव, स्कंद, कुमार, विशाल, महासेना आदि देवताओं के आकृति उत्कीर्ण मिलती हैं। तो जिससे पता चलता है कि वो ब्राह्मण धर्म या भागवत धर्म या शैव धर्म के प्रति मतलब काफी उसके प्रति आकर्षित था और उसके द्वारा भारतीय संस्कृति को अपने में समाहित किया गया था। हुविस्क के द्वारा कश्मीर में हुविस्कपुर नामक एक नगर को भी स्थापित किया जाता है और इसका शासनकाल 106 से
लगभग 40 साल तक के आसपास चलता है, लगभग 166 के आसपास तक चलता है। इसके बाद कनिष्क द्वितीय कुषाण वंश का राजा होता है। लेकिन ये किसका पुत्र है या इसके शासन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। कनिष्क के वंश का जो सबसे अंतिम शासक होता है वो वासुदेव होता है, जिसके द्वारा कनिष्क संवत के 67 से 98 वर्ष के अवधि तक शासन किया जाता है। लगभग 31 साल तक उसके शासन किया जाता है। और इसके भी मुद्राएं जो मिली हैं वो शिव और नंदी की आकृतियां उस पर उत्कीर्ण है, तो इससे पता चलता है कि वो भी शैव धर्म का अनुयायी था। कनिष्क के वंश का जो शासन है वो भारत में 99 वर्ष तक पाया जाता है। इसके बाद का इसका कोई परिवर्ती इतिहास नहीं मिलता है और ये माना जाता है कनिष्क का जो शासन है वो कनिष्क के शासन काल के समय ही उत्कृष्ट पर था। और उसके बाद इसका एक शासक जो केवल वासुदेव होता है, जो कनिष्क के बाद थोड़ा अपने वंश का जो है फिर से नाम उत्पन्न करता है। इसके अलावा कोई ऐसा शासक नहीं होता है जो कनिष्क वंश के बारे में या कनिष्क वंश के उपलब्धियों में और कोई बढ़ोतरी कर पाया हो। तो हमारा जो आज का चैप्टर था वो कनिष्क से संबंधित था और कनिष्क के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसको कुषाण वंश से जोड़ा जाता है, लेकिन कुषाण वंश से उसके संपर्क या उसके संबंध का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको कुषाण वंश के कला और उनके स्थापत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।